Yes, are you excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. लो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ये वो टॉपिक है बेटा जिससे फाइनल एग्जाम में भी मिनिमम 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, और जब आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली होंगे तो उसमें इसकी वेटेज कहीं ज्यादा रहेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी फिजिस्ट के लिए जो फिजिक्स स्टडी करना चाहता है अच्छे से, ये बहुत काम का टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी। क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, ये सब चीजें वन बाय वन आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा ये डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं, जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको ये अच्छे से सीखनी है बेटा तीनों एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशंस क्या क्या है? पहली एप्लीकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना, न्यूटन को डाइन में, डाइन को न्यूटन में, जूल को अर्ग में, अर्ग को जूल में, और इस तरह की कई और यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम से एमकेएस में, एमकेएस से सीजीएस में, या किसी तीसरे सिस्टम में भी आप चाहें तो ये वैल्यूज तो यहां पे कन्वर्जेंस करके देख सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला, यहां पे हमें मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? सो बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड अच्छे से। सो पहला एप्लीकेशन था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बेटा दूसरा एप्लीकेशन होगा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन और अ फॉर्मूला। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फॉर्मूला आपको गिवन है। अब फॉर्मूला देख के आपको डाउट आ रहा है कहीं ये फॉर्मूला गलत तो नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? आप डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करके बेटा फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। हालांकि यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है डायमेंशनल करेक्टनेस। इसका क्या मीनिंग है, जब मैं ये अप्लाई करूंगा फिर आपको क्लियर होगा कि ये सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस ही चेक कर सकता है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? उसके आगे बढ़ते हैं बेटा, हाउ टू डिराइव अ फॉर्मूला। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है। देखिए पेंडुलम को अच्छे से पहचानते हैं आप सभी। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन क्या है? सिंपली एक थ्रेड है, और थ्रेड के नीचे आपने एक मेटेलिक बॉब सस्पेंड कर दिया जिसका मास है लेट अस से m, और सपोज इसकी जो लेंथ है पेंडुलम की दैट इज l लेंथ। हालांकि इस बॉब के मिड पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक मेजर की जाती है, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, इस बॉब का रेडियस भी आपको उसमें इंक्लूड करना है। एनीवे आपको लेंथ पता हो, लेंथ हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, मास हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब इस पेंडुलम की प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में, तो ये वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगा मीन पोजीशन। जैसे यहां लाके आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा मीन पोजीशन की ओर। जैसे ये यहां पे पहुंचेगा, ये यहां पे रुक नहीं पाएगा, इस मीन पोजीशन को ओवरशूट करके ये दूसरी साइड चला जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। फिर यहां पहुंचेगा, फिर इसकी टेंडेंसी होगी मीन पोजीशन की तरफ आने की, तो ये लगातार टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता रहेगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसकी ऑसिलेशंस का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए कि नहीं? तो देयर शुड बी सम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसकी ऑसिलेशन का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड रहेगा। अब वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, ये चीज अगर हम चाहें तो डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटली तो हम मेजर करेंगे, बट ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? मास पे कैसे डिपेंड करेगा, लेंथ पे कैसे? तो देखिए देखते ही हम ये देख रहे हैं पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड है। पेंडुलम बना किस चीज से है? इसके पास एक बॉब है, उसका मास है, तो हमारा अंदाजा है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर सकता है। दूसरा हमने देखा पेंडुलम की लेंथ बदले तो टाइम पीरियड बदल जाता है, तो हमारा अंदाजा है कि टाइम पीरियड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे, और एक तीसरा फैक्टर और भी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना होती, ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट ना करती, तो इसकी टेंडेंसी कभी ना होती कि ये मीन पोजीशन पे वापस आए। आप इसको डिस्टर्ब करके यहां रखते तो ये यहीं रहता। तो 3 फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है, मास पे, लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। अब हमें नहीं पता इनके बीच में रिलेशन क्या है, लेकिन अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से सीख गए, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो आप विद इन अ फ्यू मिनट्स आप इनके बीच में एक फॉर्मूला डिराइव करके रख सकते हैं। आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता चल जाएगा कि
टाइम पीरियड इन फैक्टर्स पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी फैक्टर पे ना डिपेंड करता हो, प्रैक्टिकली टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पे नहीं डिपेंड करता, तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके वो भी आपको पता चल सकता है। सो दीज आर 3 एप्लीकेशंस, इन पे बेस्ड बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। ये सारी के सारी एप्लीकेशंस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये भी बताऊंगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वन बाय वन ये सारी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे बेटा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करते ही सबसे पहली टर्म जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। What is dimensional formula? Dimensional formula of a physical quantity is the expression of that quantity in terms of fundamental quantities. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो किसी भी क्वांटिटी को, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी आप पढ़ते हैं, आप उसको अगर आप एक्सप्रेस कर पाए फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल्स लेता हूं, ये बताता हूं कि लिखा कैसे जाएगा, क्या टेक्निक्स आप यूज करेंगे, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए जरा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक सिंपल क्वांटिटी लेते हैं, एरिया। एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी और नॉट? चेक करो जरा, फिजिकल क्वांटिटी की निशानी क्या है? एनी क्वांटिटी होज मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो एरिया को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मींस इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए? तो मैंने बोला एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करना, उस उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप देखिए, क्या आपको एरिया से रिलेटेड कोई बेसिक फॉर्मूला पता है? आप जानते हैं एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल। सर्कल के केस में एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कोन के केस में अगर कर्व सरफेस एरिया लेना हो तो पाई आर एल। तो इस तरह अलग अलग, सफेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर है हमारे पास तो उसकी साइड है ए, तो उसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको उस क्वांटिटी से रिलेटेड कोई ना कोई फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले मेरे पास हैं, इन फॉर्मूले को यूज करके मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूं। ये एक तरीका और भी है, वो आगे बताता हूं। ठीक है, तो जब भी एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। जैसे फिलहाल मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है एरिया को, तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? हाउ इज इट रेड? सो इट इज रेड लाइक दिस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या इंडिकेट कर रही हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल टू, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में देखिए बेटा, ये जो लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, करंट, then we have temperature, then we have amount of a substance, then luminous intensity। तो इन सब को अगर आप देखोगे, उन सब में से ये लेंथ कौन सी क्वांटिटी और ब्रेड्थ, ये दोनों लेंथ है, ब्रेड्थ भी तो लेंथ है। तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ इनटू लेंथ। एंड व्हाट इज लेंथ इनटू लेंथ? दैट इज एल का स्क्वायर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। या हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, m to the power 0 l square t to the power 0। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं that area has got 0 dimension of mass, 0 dimension of time and 2 dimensions of length। हम चाहें तो सिंपली l square लिख सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं m, l और t को इकट्ठे लिखना, बिकॉज ज्यादातर फिजिक्स की सभी ब्रांचेस में m, l और t फंडामेंटल क्वांटिटीज हर जगह पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो MLT के टर्म्स में हम लिखना प्रेफर करते हैं। अगर आप सिंपली एल स्क्वायर लिखेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। सो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज आइदर यू राइट एल स्क्वायर और यू राइट m0 l स्क्वायर t0, लेकिन लिखना कैसे है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। गॉट इट? तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अभी आपको बताऊंगा 1D 2D 3D जो आप बोलते हैं, 1D 2D 3D, उसका मीनिंग क्या होता है। चलिए पहले ये हो गया, ये एक तरीका था बेटा लिखने का। दूसरा तरीका क्या है? आपको एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए एरिया की कोई यूनिट आपको पता है? हम जानते हैं एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सब एरिया की यूनिट्स हैं, या किलोमीटर स्क्वायर, ये सब यूनिट्स हो सकती हैं। तो कोई भी यूनिट उठाइए, अब इस यूनिट में ये किसका स्क्वायर लिखा है हमने? मीटर का स्क्वायर। क्या मीटर किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है?
यस, किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो m की जगह l लिख दो, तो क्या आ जाना चाहिए? l स्क्वायर। यहां पे किसका स्क्वायर है? सेंटीमीटर का। तो क्या सेंटीमीटर किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है? तो जिसकी ये यूनिट है, यूनिट की जगह आपने क्या लिख देनी है? कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी। तो यूनिट है ये लेंथ की, तो इसकी जगह मैंने लिखा l। मिलीमीटर भी लेंथ की यूनिट है l स्क्वायर, किलोमीटर भी लेंथ की यूनिट है l स्क्वायर। तो वहां से भी आप देखेंगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा एरिया का, दैट इज l स्क्वायर। गॉट इट? सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ area. Dimensional formula of area is L square. It has got 0 dimensions of mass, 2 dimensions of length and 0 dimension of time. चलिए अगली क्वांटिटी पे चलते हैं बेटा, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, अब हम लिखने जा रहे हैं वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए पहला तरीका, आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता है? चाहे आपको 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम है, चाहे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, चाहे पाई आर स्क्वायर एच, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम है। किसी का भी वॉल्यूम आप ले लो, कोई एक फॉर्मूला आना चाहिए आपके पास, वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला। चलिए, तो इस फॉर्मूले को लेके भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को देखें, 4/3 तो फिक्स्ड कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में तो है नहीं, तो इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। आर देखते हैं, रेडियस कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टेबल में देखें तो रेडियस इज लेंथ, इसका मतलब वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? लेंथ का क्यूब। यस और नो? अदरवाइज आप यहां से देख सकते हैं बेटा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के टेबल में देखेंगे, उन 7 क्वांटिटीज में है तो तीनों लेंथ ही ना। हाँ, किसी लेंथ को नाम लेंथ दे दिया, किसी दूसरी लेंथ को नाम हमने ब्रेड्थ दिया, किसी तीसरी लेंथ को हमने नाम दे दिया हाइट, बट है तो तीनों फंडामेंटली लेंथ। तो हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ का क्यूब, एल क्यूब। यहां पर देखें पाई आर स्क्वायर एच, पाई का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, इट्स अ प्योर नंबर, इट्स अ कांस्टेंट। सो आर लेंथ है, रेडियस, हाइट लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर इंटू लेंथ, फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाना चाहिए? एल क्यूब। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या तो सिंपली एल क्यूब या m0 एल क्यूब टी टू द पावर 0। गॉट इट? सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इससे पहले मैंने लिखा था एरिया का, अब हम वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख चुके हैं। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप और इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, राइट? ये एक तरीका था। कोई फिजिकल फॉर्मूला आपके पास है तो उस फॉर्मूले को यूज करके आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, वॉल्यूम के बाद एक चीज और, मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था। आपके पास क्या वॉल्यूम की कोई यूनिट है? आप देखो वॉल्यूम की जो यूनिट्स हैं, हम क्यूबिक यूनिट्स लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, 1 मिलीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो क्यूबिक यूनिट्स है एटसेट्रा। कोई एक यूनिट उठाइए, जैसे यहां बताया था। तो दो तरीके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के, यूनिट से भी लिख सकते हैं और किसी फंडामेंटल फॉर्मूले को देख के भी लिख सकते हैं। देखिए सेंटीमीटर किस क्वांटिटी की यूनिट है? क्या किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है? जरूर नहीं ऐसे यूनिट हो, बट यूनिट तो है ना। किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो यूनिट की जगह कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी लिखिए। सेंटीमीटर की जगह आप क्या लिखेंगे? एल। तो एल का क्यूब बन गया मीटर क्यूब। मीटर की जगह आप क्या लिखेंगे? एल। मीटर किस क्वांटिटी की यूनिट है? लेंथ की, तो एल का क्यूब। मिलीमीटर किस क्वांटिटी की यूनिट है? लेंथ की, तो एल का क्यूब। तो इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का लिख सकते हैं, या तो उस क्वांटिटी से रिलेटेड कोई फंडामेंटल फॉर्मूला पता हो, फिजिकल फॉर्मूला पता हो, या उस क्वांटिटी की यूनिट पता हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट पता तो यूनिट की जगह आप क्वांटिटी लिखते जाएं, आपको अपने आप डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट? एक चीज और बेटा, जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वांटिटी और डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने 2 क्वांटिटीज डिस्कस की, थर्ड मैं लेता हूं डेंसिटी। इज डेंसिटी अ फिजिकल क्वांटिटी? यू ऑल नो व्हाट इज डेंसिटी? वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को लेके फंडामेंटल फॉर्मूला हमारे पास है और डेंसिटी की यूनिट भी हमारे पास है। डेंसिटी की यूनिट हो सकती है केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 2 यूनिट्स हैं, ये भी डेंसिटी की यूनिट है, ये भी डेंसिटी की। तो यूनिट को देख के भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, और कोई ना कोई फिजिकल फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप उसको देख के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा तो कैसे पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी
इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। मास तो खुद ही फंडामेंटल है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली क्या रहेगा, m। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया था, दैट इज L क्यूब, तो m अपॉन L क्यूब। ठीक है, तो आप इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू m L to the power minus 3 t to the power 0. So density has got one dimension of mass, minus 3 dimensions of length and 0 dimension of time. अगर आप इस यूनिट को देखेंगे तो ये केजी किस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है, मास की है कि नहीं। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो m L to the power minus 3 यही आ रहा है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो t की पावर क्या रहेगी, 0। तो आप यूनिट को देख के भी, इस यूनिट को देख के भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आप यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई भी फंडामेंटल फॉर्मूला अगर आपके पास है आप उसको देखकर भी यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला स्टेप आपको डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में एक टेबल गिवन है डायमेंशनल फॉर्मूले का, आपकी सभी रिफ्रेशर्स में गिवन होगा। अभी मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें भी बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले गिवन है, जिसमें से कुछ मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। एटलीस्ट उस टेबल में से फर्स्ट 20-25 आपको याद रहने चाहिए, आपको क्रैम करके रखने। उसके आगे की जो है वो अभी नहीं भी याद होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो क्वांटिटीज अभी आपने पढ़नी है। कोई कहीं पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, तो इस तरह की क्वांटिटीज अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको आज समझ आ गया, जिन क्वांटिटीज को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर आप उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख पा रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका ब्रेन खुद ही डायमेंशनल फॉर्मूले एक्सट्रैक्ट करना सीख जाएगा। जैसे जैसे आप कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला आप वैसे वैसे उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज के बाद आपको कोई टीचर कहे ना कहे, आज के बाद 11th में 12th में किसी भी हायर क्लास में आप जाते हैं, कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते हैं, तो पहले सबसे पहला स्टेप, पहला ध्यान आपका जाना चाहिए, क्यों ना मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के रखूं। अभी मैं आपके सामने बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करके दिखाऊंगा, तो वन बाय वन हम इनको चेक करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं। राइट, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा बेटा जी। तो एक चीज और बेटा हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर डायमेंशंस। अभी तक हमने यहां पे डिस्कस किया डायमेंशनल फॉर्मूले, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर डायमेंशंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूले तो हो गए, ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, फिर हमने लिखा वॉल्यूम का, फिर हमने लिखा किसका, डेंसिटी का। तो अब मैं आपसे बात करता हूं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी बार बार आपके सामने बोल रहा था मैं, area has got 2 dimensions of length, volume has got 3 dimensions of length, 0 dimension of mass and 0 dimension of time. Density has got 1 dimension of mass, minus 3 dimensions of length and 0 dimension of time. So what are dimensions of a physical quantity? Dimensions of a physical quantity are the powers to which m, l and t, ये तो बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले जिसमें एम, एल और टी है, टी ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन कुछ में बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी इन्वॉल्व होंगी। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं एम एल टी, पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो बजाय एम एल टी के आप ये भी लिख सकते हैं पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड व्हाइल राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी, व्हाइल राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, उसमें देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो जो पावर्स आ रही हैं, जैसे यहां पर मास की पावर कितनी है, 1, तो हम बोल रहे हैं इट हैज गॉट 1 डायमेंशन ऑफ मास, minus 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड 0 डायमेंशन ऑफ टाइम। जो इनकी पावर्स हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसा लिखूं डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी की डायमेंशंस क्या क्या हैं, तो या तो ऐसा बोलूं 1 डायमेंशन ऑफ मास, -3 ऑफ लेंथ एंड 0 ऑफ टाइम, तो या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, -3 एंड 0। जैसे बेटा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, अगर किसी पॉइंट की लोकेशन दे दी जाए, जैसे मान लो एक पॉइंट P है, मैं बोलता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 एंड 5, तो आप समझ जाते हैं 1 x कोऑर्डिनेट ही होगा, 2 y कोऑर्डिनेट होगा और 5 z कोऑर्डिनेट होगा। तो वैसे ही अगर कभी डायमेंशंस इस तरह से लिख दी जाए, ये ना बोला जाए मास की
क्या डायमेंशन है लेंथ की, क्या है। अगर इस पैटर्न पे लिख दी जाए तो यू मस्ट अंडरस्टैंड जो सबसे पहले लिखा गया है वो मास की डायमेंशन है, जो उसके बाद लिखेगी वो लेंथ की डायमेंशन, और तीसरे नंबर पे टाइम की। सो डेंसिटी हैज गॉट 1 डायमेंशन ऑफ मास, -3 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड 0 डायमेंशन ऑफ टाइम। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। अब आप याद कीजिए, आज तक आप 1D 2D 3D पढ़ते आए हैं। व्हाट इज 1D, व्हाट इज 2D? मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा पॉइंट, पॉइंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो पॉइंट को हम 0D कहते हैं। 0D स्टैंड्स फॉर 0 डायमेंशन। लाइन, लाइन सेगमेंट हो, लाइन हो, कुछ भी, ये एक लाइन है, तो इसकी कितनी डायमेंशंस है? 1 डायमेंशन, 1D। अगर कोई प्लेन या एरिया है उसे हम कहते हैं इट इज 2D। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट शीट या कोई भी शीट ऑफ पेपर, दैट इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी। तो 2 डायमेंशन क्या है? बेसिकली ये एक एरिया है, एक प्लेन है। जरूरी नहीं प्लेन एरिया हो, बट एरिया है, इट इज एन एरिया। हाँ, प्लेन ही होना चाहिए, इनफैक्ट 2D है तो प्लेन एरिया, ठीक है। थर्ड आ गया वॉल्यूम। हम जानते हैं वॉल्यूम को हम 3D कहते हैं, स्पेस या वॉल्यूम को 3 डायमेंशनल है ये, इसमें 3 डायमेंशंस है। तो कोई भी स्पेस, कोई भी वॉल्यूम अगर आप ले लेते हैं तो उसमें 3 डायमेंशंस है। व्हाट डज इट मीन? तो आज तक जब भी आप 1D 2D 3D वर्ड यूज करते थे तो D का मीनिंग था डायमेंशंस, लेकिन किसकी डायमेंशन? वहां सिर्फ एक ही चीज की डायमेंशन की बात हो रही थी, लेंथ की डायमेंशन। अभी अभी मैंने एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था? L स्क्वायर। तो इट हैज गॉट 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसकी एक ही डायमेंशन है, जस्ट लेंथ ओनली। अगर कोई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है L क्यूब, इट हैज गॉट 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। So 0D, 1D, 2D, 3D means 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. बट किसकी? यहां सिर्फ लेंथ की बात हो रही है बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स में वहां पे आप सिंपली लेंथ ही मेजर करते थे। लेकिन अब आपको प्रैक्टिकली समझना है, जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे वो सिर्फ लेंथ की नहीं, उसमें मास की डायमेंशंस भी आ सकती हैं, टाइम, करंट एंड वगैरह वगैरह सबकी डायमेंशंस आ सकती है, ठीक है। तो सब तो नहीं, कुछ क्वांटिटीज अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपके सामने लिखूंगा, ताकि आप डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल कंफर्टेबली आप ये लिख पाए। बाद में हम चलेंगे उनकी एप्लीकेशंस को। तो पहला स्टेप है डायमेंशनल फॉर्मूले लिखना, राइट। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं आगे। ये पहली 3 क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले चूंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इसलिए मैंने ये टेबल में ऑलरेडी लिख रखा है। इसके आगे 1 बाय 1 मैं क्वांटिटीज भी आपसे डिस्कस करूंगा और उनके फॉर्मूले और साथ ही साथ उनके डायमेंशनल फॉर्मूले, राइट। बेटा यहाँ पे पेन नोटबुक के साथ बैठिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कुछ और चीजें भी रिवाइज करवा दूंगा जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जो आपको पता होनी चाहिए अब तक, बट कहीं ना कहीं अगर कोई कंसेप्ट लूज होगा तो वो भी आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ अ क्वांटिटी भी यहाँ पे बताऊंगा, ये क्वांटिटी चीज क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूला, उससे रिलेटेड उसकी यूनिट, और फिर हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए बेटा क्विकली आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये फंडामेंटली क्या क्वांटिटी है? इट इज जस्ट अ लेंथ। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसको लेके कोई फॉर्मूला नहीं है, हम डायरेक्टली मेजर करते हैं। फॉर्मूला चाहे तो आप स्पीड के साथ रिलेट करें, किसी और के साथ। डिस्टेंस की एसआई यूनिट तो 1 मीटर है, सीजीएस में सेंटीमीटर है, आप किलोमीटर भी ले सकते हैं। हमने कुछ और यूनिट्स भी डिस्कस की थी, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, बट अल्टीमेटली सब यूनिट्स किसकी है? लेंथ की। तो अब यूनिट को उठा के देखें तो मीटर की जगह कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी लिखो, यूनिट की जगह क्वांटिटी, सेंटीमीटर की जगह क्वांटिटी, ये तीनों किसकी यूनिट्स है? लेंथ की। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली क्या आ जाएगा? L, या फिर आप इसको लिख सकते हैं m0 L T0। मैंने अभी कहा था साथ में हम क्वांटिटी को डिफाइन भी करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीज पता होनी चाहिए। सो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर कोई बॉडी ट्रेवल करते हुए जा रही है, जैसा भी पाथ उसने डिस्क्राइब किया, वो इस पॉइंट से चलते 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 ये यहां पहुंच गई, पॉइंट ए से लेकर चली और पॉइंट बी पे आ गई, तो ये जो एक्चुअल पाथ इसने ट्रेवल किया, इस पाथ की लेंथ इज डिस्टेंस। बट अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ लूं, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे फिर डिस्कस होगा काइनेमेटिक्स में। नेक्स्ट 5
स्पीड और वेलोसिटी, speed is rate of change of distance with respect to time and velocity is rate of change of displacement with respect to time. जैसे डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट डायमेंशनली दोनों एक जैसे हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को देख के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड और वेलोसिटी का क्या हो जाना चाहिए, एल टी माइनस वन। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम जीरो एल वन एल की पावर वन एंड टी टू द पावर माइनस वन, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन। That simply means speed or velocity has got 0 dimension of mass, 1 dimension of length and minus 1 dimensions of time. Otherwise आप इसकी यूनिट देखें, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसी की यूनिट है, किलोमीटर पर आर भी इसी की यूनिट है। तो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट की जगह कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी लिखो, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर क्या है, एल एच एस एस क्या है, टाइम, तो एल टी माइनस वन, ये एम एस माइनस वन था, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट से अगर आप डिराइव करेंगे तो भी वही आएगा, दैट इज एल टी माइनस वन। तो स्पीड और वेलोसिटी इज क्लियर टू यू, राइट? बेटा आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या चीज है, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। खैर स्केलर वेक्टर की क्लासिफिकेशन अब मैं बार बार बात नहीं करूंगा, ये हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी सिंपली डायमेंशंस की बात करने जा रहे हैं। सो व्हाट क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन? तो फंडामेंटली एक्सेलरेशन को आप जानते हैं बेटा, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा वी। बेटा यहां डेल्टा का लिखने का मतलब है मेरा चेंज, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। ये जो छोटा सा ट्राइंगल है इसको आप कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा, डेल्टा वी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो देखो जब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वेलोसिटी का वही रहेगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी, तो अपॉन टी आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। आप चाहें तो m की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। So m0 lt minus 2. Acceleration has got 0 dimension of mass, 1 dimension of length and minus 2 dimensions of time, right? दूसरा तरीका क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का, आप उसकी कोई ना कोई यूनिट लिखें। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप चाहें तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी। अब यहां देखिए ये मीटर कौन सी क्वांटिटी है, मीटर लेंथ है कि नहीं, तो उसकी जगह एल आ गया, एस या एच, मीटर या किलोमीटर लेंथ है, एस या एच क्या है, टाइम, तो इनकी जगह टी लिखिए, आपको अपने आप इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लिया बेटा। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वांटिटी पे। नेक्स्ट क्वांटिटी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मोमेंटम, जिसे हम डिनोट करते हैं पी से। सो व्हाट इज पी इक्वल टू, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, यू ऑल मे बी नोइंग। तो इसकी ऐसा यूनिट है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस हो सकती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप यूनिट को देख के डायमेंशन फॉर्मूला लिखो या इसको, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाना चाहिए, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का क्या है एल टी माइनस वन, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m l t माइनस वन। सो m l t माइनस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। आप यूनिट को देख के लिखेंगे तो केजी क्या है मास, मीटर कौन सी क्वांटिटी है लेंथ, सेकंड कौन सी क्वांटिटी है टाइम, तो वहां से भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज m l t माइनस वन, राइट? तो बेटा मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लिया, मोमेंटम से रिलेटेड फॉर्मूला भी हमने लिखा। तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, व्हाट क्वांटिटी इज दिस मोमेंटम, ये मोमेंटम चीज क्या है, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हाँ बोलिए, सोचिए अपने मन में, क्या आप जानते हैं व्हाट इज मोमेंटम? एक होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, वो एक अलग पार्ट रहा। फिजिकली ये क्वांटिटी किस तरह की क्वांटिटी है मोमेंटम?
तो बेटा याद रखिएगा, मोमेंटम इज ऑलवेज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है तो उसका मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर मोशन तो वेलोसिटी इंडिकेट करती है, फिर ये मास क्यों बीच में आ गया, है ना? मोशन का इंडिकेटर क्या है? वेलोसिटी, फिर मास क्यों इंक्लूड किया? तो बेटा यही चीज, इसीलिए मैंने कहा था यहां डेफिनेशंस भी बताऊंगा। मास इनटू वेलोसिटी। मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ज्यादा मास मतलब ज्यादा मैटर पैक करके रखा है, कम मास मतलब कम मैटर। एक साइड ज्यादा मास उतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, एक साइड कम मास उतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। यहां कम पार्टिकल उतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, यहां ज्यादा पार्टिकल ज्यादा मैटर उतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो ओवरऑल टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इसके पास ज्यादा होगा जिसके पास मास ज्यादा है, चाहे वेलोसिटी दोनों की सेम है। एक साइड एक स्कूटर ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी साइड एक कार ट्रेवल कर रही है, तीसरी साइड एक ट्रक ट्रेवल कर रहा है सेम स्पीड से। तीनों की स्पीड सेम है, तीनों की वेलोसिटी सेम है। किसके पास मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा? ट्रक के पास। किसके पास सबसे कम होगा? स्कूटर के पास। ठीक है? हाँ, अगर साइकिल होगा तो भाई उसके पास सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए इसको एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मान लीजिए दो बॉल्स मैं आपकी तरफ फेंकूं, दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है। एक बॉल आपकी तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरी बॉल आपकी तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किसको रोकना ज्यादा मुश्किल है? 2 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड? कॉमन सेंस की बात है, 5 मीटर पर सेकंड वाले को रोकना ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब उसके पास मोशन ज्यादा है। आपको मोशन रोकना तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो स्टेट ऑफ मोशन बदल रहे हैं, रोक रहे हैं, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। इसका मतलब उसके पास मोशन ज्यादा था। अब बोलोगे सर ये तो हमें पता है, वेलोसिटी ज्यादा होने से मोशन ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब दोनों बॉल्स आपकी ओर सेम स्पीड से आ रही हैं 2 मीटर पर सेकंड से। हाँ, एक बॉल लाइटर बॉल है, लेटर से टेनिस बॉल है, और एक बॉल लेदर बॉल है जो हैवियर बॉल है। दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब बताइए टेनिस बॉल को रोकना मुश्किल है या लेदर बॉल को रोकना मुश्किल है? सोचो, लेदर बॉल को रोकना मुश्किल है ना? तो लेदर बॉल को रोकना मुश्किल है, इसका मतलब उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा था, उसके पास मोमेंटम ज्यादा था। लेदर बॉल के पास क्या चीज ज्यादा थी? मास। तो इसलिए मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। राइट, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम के बाद बेटा बात करते हैं हम फोर्स की। 8th क्वांटिटी इज फोर्स। बेटा फोर्स के लिए चाहे तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बताया मैंने, डेल्टा है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह लो, या यही फॉर्मूला बाद में कन्वर्ट हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन में। तो या मास इंटू एक्सेलरेशन करके देख लो। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वैसे इसकी सीजीएस यूनिट 1 डाइन भी है बेटा। 1 डाइन क्या होता है? दैट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें, आप इस यूनिट को देख के भी लिख सकते हैं और यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी। मान लीजिए यहां से मैं लिखने की कोशिश करता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। मास का तो m ही रहेगा, एक्सेलरेशन का LT-2 होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाना चाहिए? MLT-2 means force has got 1 dimension of mass, 1 dimension of length and -2 dimensions of time. दूसरा तरीका क्या बताया था यूनिट से? तो देखो बेटा, यूनिट केजी कौन सी क्वांटिटी है? मास। मीटर कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ। सेकंड कौन सी क्वांटिटी है? टाइम। तो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। मैं कुछ एक फॉर्मूले आपसे और डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप डायमेंशनल फॉर्मूले के टेबल को आप खुद स्टडी करेंगे। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आप नहीं क्लियर होता आपको, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। 8th के बाद नंबर 9। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा टेबुलर फॉर्म में, आप इसको खुद लिख लीजिएगा।
अगली क्वांटिटी हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। प्रेशर की ऐसा यूनिट है 1 पास्कल, एंड 1 पास्कल चूंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे इसलिए कैपिटल पी है, तो 1 पास्कल क्या होता है, इसको अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स में लिखें, इट इज केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यूनिट को देख के भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज केजी किसकी यूनिट है, मास की, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो एम एल -1 टी -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए प्रेशर का। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होना चाहिए, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा mlt -2 अपॉन एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर। तो जरा चेक कीजिए क्या सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर होता क्या, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, राइट। उसके आगे बढ़ते हैं बेटा, वर्क डन। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस से डिनोट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वर्क डन की जो यूनिट है दैट इज 1 जूल, और 1 जूल को फंडामेंटल यूनिट्स में जब हम लिखते हैं दैट इज 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, केजी किसकी यूनिट है, मास की, इसकी पावर 1, मीटर लेंथ स्क्वायर, टाइम टू द पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाना चाहिए वर्क डन का। नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट इज एम एल टी -2, जो हमने वहां डिराइव किया, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, तो इसको एल से मल्टीप्लाई करके देखो क्या सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। What is work done whenever an applied force displaces a body in any direction other than perpendicular to it? In any direction other than perpendicular to it. या तो आप बॉडी पे फोर्स लगाएं इधर और बॉडी भी इधर ट्रेवल कर पड़े, वो भी ठीक है। कभी कभी जैसे किसी टॉय कार को इधर खींचते हैं तो फोर्स लगाई इधर लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, एनीवे कुछ भी एंगल हो 90 तो नहीं है, तो हम बोलते हैं वर्क डन। बट अगर कभी ऐसा हो फोर्स आप लगाएं इधर और बॉडी ट्रेवल करे इधर, तो मतलब इस फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके ट्रेवल करने में, तो इस केस में इस फोर्स का वर्क डन 0 होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, ये आगे बेटा डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ना, डिटेल में डिस्कस होगा, फिलहाल इतना याद रखिए, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये तभी फॉर्मूला लगाते हैं जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो। एनीवे डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्लियर हो गया आपको वर्क डन का। बेटा वर्क डन हो या एनर्जी, कोई भी एनर्जी याद रखिएगा, आप अपने डायमेंशनल फॉर्मूले के टेबल में देखेंगे सरफेस एनर्जी होगी, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी, कभी कोई एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, केमिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, एनर्जी एंड वर्क डन आर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आपके पास 10 जूल की एनर्जी है तो पक्की बात आप 10 जूल का वर्क डन ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सो एनर्जी और वर्क डन इक्विवेलेंट क्वांटिटीज है, तो याद रखिएगा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। 11th, पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम टेकन। एंड व्हाट इज दैट, वर्क डन का अभी लिखा हमने ml स्क्वायर t -2 अपॉन t। तो आप करके देखिए ये क्या आ जाना चाहिए, कैलकुलेट करें, ml स्क्वायर t -3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, सॉरी पावर। वैसे पावर की बेटा ऐसा यूनिट होती है 1 वॉट। 1 वॉट को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लिखें तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब, ठीक है। तो ये 1 वॉट को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म। तो यहाँ यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो आप इस तरह से भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूले किस तरह से लिखे जाते हैं। अब बेटा यहां पे क्यों ना कुछ एक क्वांटिटीज हम ऐसी डिस्कस कर लें, अभी तक हमने जितनी क्वांटिटीज डिस्कस की अगर आप ध्यान दें उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 ही इन्वॉल्व हो रही हैं, एम एल एंड टी।
क्या कोई ऐसे फॉर्मूले भी हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले भी हैं जिसमें एम, एल और टी के सिवाय बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी इन्वॉल्व होंगी? यस, बहुत सारे हैं। मैकेनिक्स को छोड़ के फिजिक्स की बाकी ब्रांचेस में ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आपको मिलेंगी। तो क्यों ना कुछ क्वांटिटीज हम डिस्कस करें। तो बेटा मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूं यहां पे क्वांटिटी नंबर 12, चार्ज। देखो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाना चाहिए? करंट इनटू टाइम। हालांकि करंट की यूनिट क्या है? 1 कूलम है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में इसको लिख सकता हूं मैं 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड, 1 एम्पेयर सेकेंड। उसके बाद बेटा अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू डायमेंशन दिस A इंटू टी। क्योंकि करंट को बताया था पिछली क्लास में, डायमेंशनल एनालिसिस में हम करंट को I से ना डिनोट करके किससे डिनोट करते हैं? इसकी यूनिट के सिंबल A से। तो A इंटू टी इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, राइट। इसके बाद बेटा कुछ और फॉर्मूले हैं, कुछ और क्वांटिटीज हैं। ये वो क्वांटिटीज मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपने क्लास 10th में अभी अभी पढ़ी थी रिसेंटली। आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको आप वोल्टेज भी कहते हैं। सो अगली क्वांटिटी में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल भी हो सकता है। इसको हम डिनोट करते हैं V से। आपने इससे रिलेटेड एक फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q। तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, हालांकि इसकी यूनिट 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट को हम 1 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलम, जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये पढ़ा था ना 10th में। अब चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था mL²T-2 अपॉन वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज का अभी अभी हमने लिखा A इंटू टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ जाना चाहिए हमारे पास? देखिए जरा यहां से mL2 T-3 एंड A-1। तो इसमें A भी इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तक सभी डायमेंशनल फॉर्मूले में जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया सिंपली M, L और T इन्वॉल्व थे। अब हम अगली फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, करंट भी इनमें इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। So potential difference has got 1 dimension of mass, 2 dimensions of length, -3 dimensions of time and -1 dimensions of current। ठीक है। अब वैसे ही बेटा आप खुद देखिए, क्या आप रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फिर आप रेजिस्टिविटी का निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, एक मैं करके दिखा देता हूं। लेट अस से रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, we know that resistance R is equal to V upon I। हाँ, SI यूनिट क्या है? 1 ओम। 1 ओम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पेयर। एक ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी जिसको अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दोनों एंड्स के क्रॉस, तो उसमें 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पे अगर करंट 1 एम्पेयर फ्लो करे तो हम बोलेंगे इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। इन दिस वे यू कैन डिफाइन 1 ओम ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें लिखना हो दैट इज V अपॉन I, तो क्या V का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है? यस। उसको डिवाइड किससे करना है? करंट के डायमेंशनल फॉर्मूले से। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? जस्ट A, करंट इटसेल्फ इज फंडामेंटल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या हो जाना चाहिए? दैट इज mL²T-3 A-2, बस इतना सा चेंज आएगा, राइट। उसके बाद बेटा आपने रेजिस्टिविटी भी पढ़ा हुआ है, याद होगा, जिसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते थे, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, याद है? तो रो क्या होगा? R इंटू एरिया अपॉन लेंथ, और इसकी यूनिट क्या थी? 1 ओम मीटर। तो यूनिट को देख लें, इसकी यूनिट है ओम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मीटर से। या यहां से देख लो, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया क्या होगा? L² और लेंथ क्या? L। तो जो भी रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला उसको L से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा।
ml³ T-3a-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपको टेबल भेजूंगा, उसमें और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी। अब ये पॉसिबल नहीं है, वैसे तो 70-80 क्वांटिटीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी मतलब नहीं, वो सब आपको भूल जाएंगी। टेक्निक पिक करनी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती हैं, इसका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई होप अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज बेटा क्विकली बढ़ते हैं अगले पार्ट पे वीडियो के। आज के लेक्चर में बेटा अगला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो पहले भी मैंने मेंशन किया। डायमेंशनल फार्मूला लिख तो लिए, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस को किसी तरह पे। उसके 3 यूजेस मैंने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के इंडिकेट किया और ये बताया था कि ये तीनों यूजेस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल लॉ फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फिजिकल वर्ल्ड आपसे डिस्कस किया। बेटा प्रिंसिपल हो या लॉ, लॉ का लिटरेट मीनिंग क्या है? कानून। तो फिजिक्स में जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स किसकी स्टडी है? नेचर और नेचुरल फिनोमिना की। तो फिजिक्स में जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी अगर वहां पे कोई लॉ आता तो उस लॉ का मतलब क्या है? ये कुदरत के कानून है, ये कभी वायलेट नहीं हो सकते। जैसे हमारे लिए कानून है बेटा सम इट्स अ लॉ फॉर अस, तो वैसे ये लॉस कभी वायलेट नहीं हो सकते। एनीवे, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये समझ आएगा तो ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, so dimensions of all the terms involved in any physical formula are same। सिंपल ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ। क्या आपके सामने फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला लिख दिया जाए, जैसे मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा, ये इक्वेशन आपने पढ़ी है शायद क्लास 9 में पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट s is equal to ut plus half at square। u is initial velocity, t is time, a is acceleration। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी, रिमेंबर जितनी भी टर्म्स होंगी, हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला या हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए टर्म क्या होता है। टर्म वो है जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड है। जैसे ओवरऑल इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है लेफ्ट साइड पे और 2 टर्म्स हैं राइट साइड, जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड है। u और t अलग टर्म्स नहीं है, ये फैक्टर्स हैं एक ही टर्म। 1/2 a और t का स्क्वायर, ये फैक्टर्स हैं एक ही टर्म। टर्म्स ये हैं, ये और ये और ये, तो टोटल 3 टर्म्स हैं, एक टर्म LHS पे है, 2 टर्म्स राइट हैंड साइड पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हर एक टर्म की डायमेंशंस या डायमेंशन फॉर्मूले सेम होने चाहिए। जरा चेक करके देखते हैं बेटा, ये s क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट m, m0 lt0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? u into t इस सेकंड टर्म का, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म और ओवरऑल पूरी इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला चेक करते हैं। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। एनीवे इनिशियल हो या फाइनल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं। वेलोसिटी इज वेलोसिटी फॉर अस। डायमेंशनली ये क्या है? वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल हो, डायमेंशनली वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? e से। तो t-1 और t की पावर +1, दिस इज द सेम पावर्स आर एडेड, तो t की पावर क्या हो जाएगी? 0। क्या बचेगा? जस्ट l, या चाहे तो इस l को अगेन वैसा लिख लो, m0 lt0। तो सेकंड टर्म की भी डायमेंशन सेम निकली, जस्ट l। थर्ड टर्म पे आ जाओ, हाफ at स्क्वायर। 1/2 पे तो कोई डायमेंशन होगी नहीं बेटा, ये तो पेयर नंबर है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है t-2 और t का डायमेंशन फार्मूला, तो t ही है, खुद ही फंडामेंटल है, इसका स्क्वायर करो। t की पावर -2, t की पावर +2, दिस इज द सेम पावर्स आर एडेड। t की पावर फिर से क्या होगी? 0। तो यहां क्या बचा? जस्ट l या m0 lt0। तो देखो ये आगे थर्ड टर्म की डायमेंशन, या तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम आ रही है, जस्ट l और l आ रहा है, या आप कह रहे हैं m0 lt0 आ रहा है। तो ये कहता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वेरी सिंपल, राइट? एक और डेमोंस्ट्रेशन लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ये हम जानते हैं पहले से। यहां लेफ्ट साइड पे भी एक टर्म और राइट साइड पे भी एक ही टर्म है। अब जरा चेक करें लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन सेम है कि नहीं। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी बताया था, एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, कोई भी एनर्जी को, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला वही होता है जो ml2t-2, ml2t-2। ठीक है, अब ये आ गया राइट साइड पे हाफ mv स्क्वायर। हाफ का तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, m क्या? मास, v क्या? वेलोसिटी lt-1, और इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर।
करके देखो जरा, फिर से सेम आ रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशनल फार्मूला। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, फिजिकल फार्मूले के अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे एक एक टर्म है एलएचएस आरएचएस में, चाहे एक से ज्यादा टर्म्स है, हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला, हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये समझ आ गया तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, वरना हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो बेटा जो तीन एप्लीकेशंस मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस की थी, पहली थी टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, दूसरी थी टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, और तीसरी थी टू डिराइव। वो जो दूसरी वाली थी बेटा, दूसरी वाली में क्या बताया था आपको मैंने, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, वो आप इसी तरह से करेंगे। इनडायरेक्टली मान लो यही क्वेश्चन दे देता हूं आपको, बेटा चेक कीजिए डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, तो जितनी टर्म्स, हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला लिख के देखो, अगर तो सेम आ गया तो आप कंक्लूड करोगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर किसी टर्म की डायमेंशन सेम नहीं आएगी तो आप लिखोगे इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। जैसे फिलहाल अगर मान लो यही कह देता कि चेक कीजिए बेटा ये करेक्ट है कि नहीं, तो आप लिखते इस तरह से इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो एक एप्लीकेशन तो हो गया है, हाउ टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। उस फार्मूले की जितनी टर्म्स है, सब टर्म्स के अलग-अलग से डायमेंशन फार्मूले को चेक करो सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो करेक्ट, नहीं है तो इनकरेक्ट, राइट। और एक और चीज, ये जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैंने वहां मेंशन किया था डायमेंशनल करेक्टनेस फार्मूले, एक्चुअल करेक्टनेस नहीं। मान लीजिए इसी फार्मूले को अगर इस तरह से लिख दिया जाता, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 mv², या ऐसे लिख देता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5/2 mv², तो भी डायमेंशनली दोनों करेक्ट है, क्योंकि 1/3 हो, 5/2 हो, 5 हो, 1/2 हो, इस टर्म का तो डायमेंशन, इस फैक्टर का तो डायमेंशन है ही नहीं ना, ये तो प्योर नंबर है, ये तो डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस पार्ट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। इस पार्ट को वेरीफाई फिर कैसे किया जाए, सवाल ये, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें समझ आ गया डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, राइट साइड की डायमेंशन लेफ्ट साइड की डायमेंशंस के बराबर है, फिर हम चेक करके देखते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, बॉडी अलग अलग बॉडीज लेते हैं, अलग अलग मासेस की, अलग अलग वेलोसिटीज देके देखते हैं, फिर देखते हैं वो कितना वर्क डन कर सकती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है वो करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशन एनालिसिस से ये वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन है ही नहीं। इसलिए वहां बोला था कि इसको जब हम यूज करते हैं, हाउ टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, वहां पे क्या बोला था, डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक, डायमेंशनल, नॉट एग्जैक्ट करेक्टनेस बट डायमेंशनल करेक्टनेस। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी क्लियर हो गया आपको, और एक एप्लीकेशन जिसका क्लियर हो गया, हाउ टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। दूसरी एप्लीकेशंस बेटा दो जो है वो अगले वीडियो में, इनफैक्ट तीनों दोबारा वहां पे डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, आज के वीडियो में मैं यही करूंगा। हाँ बेटा, यहां पे एक चीज हो, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that only like quantities can be added or subtracted। अब like quantities, जैसे आपने पढ़ा like charges unlike charges, like quantities क्या बेटा, सोचिए क्या आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को ऐड कर सकते हैं, क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड कर सकते हैं, क्या मोमेंटम और मोमेंटम में से फोर्स माइनस कर सकते हैं, या फोर्स में वर्क डन ऐड कर सकते हैं, नहीं। एनर्जी में एनर्जी ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, फोर्स में फोर्स ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना। लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, स्पीड में स्पीड ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अभी भी बताया टर्म का मीनिंग क्या है, जो प्लस या माइनस के साइन से, तब ये प्लस या माइनस करते हैं, तो प्लस किन क्वांटिटीज को किया जा सकता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो, जो लाइक क्वांटिटीज हो, एक जैसी हो। जब क्वांटिटी दोनों फोर्स होंगे तो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम, दोनों लेंथ हो सकती हैं, दोनों वेलोसिटी हो सकती है। तो समझ आया इसका बेसिस, बिकॉज लाइक क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट। आई होप ये बेसिस क्लियर हो गया होगा। साथ ही बस अभी इसको कंक्लूड करते हैं, छोटी सी चीज और, इसी के बेसिस पे बेटा याद रखिएगा, डायमेंशनली
एल प्लस एल इज इक्वल टू एल, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल। आप ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि एल प्लस एल इज 2l एंड एल माइनस एल को 0 कभी मत लिखिए, कि वो अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग है एल प्लस एल, लेंथ प्लस लेंथ विल ऑलवेज गिव यू द वैल्यू ऑफ लेंथ। लेंथ प्लस लेंथ बेटा क्या होगा, लेंथ ही तो होगी, वैसे लेंथ माइनस लेंथ इज अगेन अ लेंथ। ये सिर्फ लेंथ के लिए लिखा, बाकियों के लिए लिख सकते हैं t प्लस टी इज टी, t माइनस टी इज टी, m प्लस m इज m, m माइनस m इज m, या स्पीड प्लस स्पीड इज स्पीड, स्पीड माइनस स्पीड इज स्पीड। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है बेटा, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सी चीज और डिस्कस करता हूं, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। सपोज मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट अस से वर्क डन इज इक्वल टू a प्लस b इंटू टी प्लस c इंटू x प्लस d अपॉन e माइनस टी। अब आपको ये कहा जाएगा फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a b c d e, और गिवन क्या है, w इज वर्क डन, e is time, t stands for time, and let us say x is length or distance or position, कुछ भी कहते हैं। अब इसके बेसिस पे बेटा आपको बताना है a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, b का क्या है, c का क्या है और d का क्या है, और साथ ही साथ e का भी। तो आप किस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। सो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हाट डू वी गेट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला इस टर्म का सभी का बराबर होना चाहिए। एनीवे a का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होना चाहिए कि नहीं। सो इट शुड बी m l2 t minus 2, m l2 t minus 2। उसके बाद b into t, ये भी एक टर्म है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला a कहो या वर्क डन कहो, a कहो या वर्क डन एक ही बात है, तो वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, इस t को नीचे ले आओ, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज m l स्क्वायर t minus 2 डिवाइडेड बाय t, तो ये आ जाना चाहिए m l स्क्वायर t minus 3। ठीक है, तो आपको a का डायमेंशनल फॉर्मूला और b का यहीं पे मिल चुका है, a का इसके इक्वल है, b का इसके, क्योंकि a का डायमेंशनल फॉर्मूला w का बराबर होना चाहिए, ये सेकंड टर्म bt और w का बराबर होना चाहिए, t को उठा के नीचे लाया तो वहां से b का डायमेंशन, राइट। अब बेटा थर्ड टर्म को देखिए, राइट साइड पे जो थर्ड टर्म है c into x, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए कि नहीं, ऐसा लो, ओके। तो c का क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन x, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा m l2 t minus 2, x का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ। ऐसा भी हो सकता था, आपको ये ना कहा जाता है x लेंथ, ये बोला जाता है x की यूनिट है सेंटीमीटर, x की यूनिट है मीटर, अंडरस्टूड था ये क्या लेंथ। तो देखो यहां से c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है m l t minus 2, m l t minus 2, क्योंकि न्यूमरेटर में l का स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में l था, तो आपने डिवाइड किया तो ये आपको मिल गया किसका डायमेंशनल फॉर्मूला c का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आपके पास है। तो a b और c का डिटरमिन कर लिया, b और e का बचा। जब तक e का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता तब तक आप d का नहीं निकाल पाएंगे। तो एक बात तो पक्की है, e का डायमेंशनल फॉर्मूला t के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए, जस्ट इज इक्वल टू t। तो e का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली टाइम है, t है। कैसे पता चला, देखो सबको मत लो, सिर्फ इसी डिनोमिनेटर को देखो, e में से कुछ माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, टाइम। तो टाइम किस में से माइनस किया जा सकता है, टाइम में से, लेंथ में से टाइम तो नहीं माइनस कर सकते, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो चूंकि आप e में से t माइनस कर रहे हैं तो पक्की बात है e का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होना चाहिए जो स्मॉल t का है, टाइम का। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब बचा d, तो बेटा जी d अपॉन e माइनस t
should be equal to dimensional formula of W, isn't it? This implies that dimensional formula of D, अब E और T दोनों क्या है? T और T, आप चाहे तो एक स्टेप में T माइनस T लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली सिंपली T लिख दो और वर्क डन का क्या हो जाएगा? ML2 T माइनस 2। अभी भी बताया था L प्लस L इज L, L माइनस L इज L, सिमिलरली T माइनस T इज जस्ट T। तो D का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D मस्ट बी इक्वल टू M L स्क्वायर T माइनस 2 इनटू T, क्योंकि T माइनस T होगा, इसको उठा के राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये आ जाना चाहिए M L स्क्वायर T माइनस 1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकला? D। तो आपको A B C D E और T सबके डायमेंशनल फॉर्मूले मिल गए। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बेटा। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो गया, बट ये सब चीजें बताना आपके लिए आपको बताना जरूरी थी, इसलिए मुझे ये थोड़ा लंबा करना पड़ा। अगले वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशंस पे आऊंगा या ऐसा कोई डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस पे डिस्कशंस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। Yes, are you excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Yes, sir. How's the Josh? Yes, sir.